फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो मानव संबंध एवं संप्रेषण है। एंड इसमें हम इकाई थर्ड देखेंगे, शिक्षा में मानव संबंध देखेंगे। शिक्षा में मानव संबंध देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्ग आंसर स्टार्ट करेंगे। इसमें है व्यवहारवाद की मान्यताओं एवं विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो देखेंगे व्यवहारवाद की कुछ मान्यताएं हैं, देखेंगे। जो व्यवहारवाद की मान्यताएं हैं वो ईस्टर एंड डाहल तथा कैटलिन जैसे समाजशास्त्री एवं व्यवहारवाद की 4 आधारभूत मान्यताएं लेकर चलते हैं। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, अध्ययन की इकाई छोटी होनी चाहिए। तो देखेंगे व्यवहारवादियों का मानना है कि अध्ययन की इकाई बड़ी होगी तो ना तो गहन अध्ययन हो सकेगा और ना ही अध्ययन के परिणाम उपयोगी होंगे व सार्थक होंगे। इसलिए उपयोगी निष्कर्षों के लिए अध्ययन की इकाई छोटी होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जो अध्ययन की इकाई है वह बड़ी नहीं होनी चाहिए। यदि अध्ययन की जो इकाई है यदि वह बड़ी होगी तो हमें अध्ययन करने में कठिनाई होगी और उसके परिणाम है वो सार्थक साबित नहीं होंगे। इसलिए जो अध्ययन की इकाई है वो छोटी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना। तो देखेंगे व्यवहारवादियों का मानना है कि वैज्ञानिक विधि के द्वारा ही ज्ञान को स्थायी व सर्वदर्शिक बनाया जा सकता है, जिसके द्वारा ही ज्ञान गहरा, सत्य और निष्पक्ष बनकर विश्वसनीय बनता है। इसलिए हमें निरीक्षण, अनुभव व प्रयोग पर आधारित वैज्ञानिक विधि द्वारा ही अध्ययन करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जो वैज्ञानिक विधि है उनके द्वारा ज्ञान को स्थायी व दार्शनिक बनाया जा सकता है, लेकिन ज्ञान के द्वारा गहरा एवं निष्पक्ष विश्वसनीय बनता है। इसलिए हमें निष्पक्ष अनुभवों का प्रयोग आधारित और वैज्ञानिक विधि का अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए अंतः अनुशासनीय अध्ययन बल। तो देखेंगे कि व्यवहारवादियों का मानना है कि ज्ञान की समग्रता और तथा सच्चाई का परीक्षण उसका ज्ञान के अन्य पहलुओं के साथ संबंध स्थापित करके ही किया जा सकता है। राजनीति शास्त्र के निष्पक्ष तभी उपयोगी होंगे यदि उनका अन्य सामाजिक विज्ञानों और अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र आदि से संबंध होगा। इस प्रकार व्यवहारवादी अंतः अनुशासनीय अनुशासन भी हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे व्यवहारवाद की विशेषताएं देखेंगे कि सभी व्यवहारवादी विचारकों ने व्यवहारवाद का विकास करने में अपनी सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कहने का मतलब है जो विचारधारक हैं व्यवहारवाद में, उन्होंने अपनी सभी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। लेकिन डेविड ईस्टर हैं, उन्होंने व्यवहारवाद को बौद्धिक आंदोलन बनाकर अपना विशेष योगदान दिया है। कहने का मतलब है जो डेविड ईस्टर है उन्होंने व्यवहारवाद को बौद्धिक आंदोलन बनाकर अपना विशेष योगदान दिया है। आगे देखेंगे चार्ल्स वर्थ द्वारा संपादित पुस्तक, इन्होंने अपना निबंध लिखकर व्यवहारवाद को विकसित किया है और डेविड ईस्टर ने इस निबंध को व्यवहारवाद की 8 विशेषताओं का वर्णन किया है। जो डेविड ईस्टर हैं उन्होंने 8 विशेषताओं का वर्णन किया है। आगे देखेंगे नियमताएं हैं इसमें। तो ईस्टर का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार में प्रवृत्तियाँ होती हैं। जो ईस्टर है उनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार में अनेक प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं जो बार बार देखने में तो मिलती हैं। इन बार बार होने वाली प्रवृत्तियों के उपयोगी निष्कर्ष निकालकर उन्हें सिद्धांत का रूप दे दिया जाता है। जो ईस्टर है उन्होंने कहा है कि राजनीतिक व्यवहार में कई प्रवृत्तियां पाई जाती हैं जो बार बार देखने को भी मिलती हैं, पर इन प्रवृत्तियों में उपयोगी और निष्कर्ष जो निकल के आता है उसे सिद्धांत का रूप दे दिया जाता है। आगे देखेंगे
यह व्यवहार भिन्न हो सकता है, लेकिन व्यक्ति भिन्न अवसरों पर कुछ बातों के बारे में अपनी सामान्य राय भी प्रकट करता है। व्यक्ति के व्यवहार को बारंबारता या नियमितताएं या कानून या नियमों व उपनियमों का आधार होती है। इन्हीं के आधार पर राजनीतिक व्यवहार नियमन होता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है सत्यापन। देखेंगे कि व्यवहारवादी का मानना है कि मानव के राजनीतिक व्यवहार की नियमितताओं का सामान्यीकरण या निष्कर्ष परीक्षण या सत्यापन योग्य होना चाहिए। जो व्यवहारवादी हैं उनका मानना है कि राजनीतिक में व्यवहार सामान्यीकरण या निष्कर्ष या परीक्षण का सत्यापन योग्य होना चाहिए। सत्यापन वैज्ञानिक विधि का आधार है। जो व्यवहारवादी हैं उनका मानना है कि जो सत्यापन है वो वैज्ञानिक विधि का आधार है। जब तक नियमितताओं की जांच व परीक्षण नहीं किया जाएगा तब तक वैज्ञानिक सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। उदाहरण के लिए चुनाव के समय मतदान व्यवहार के बारे में उपयोगी निष्कर्ष सत्यापन विधि द्वारा ही निकाले जा सकते हैं। इस तरह समस्त राजनीतिक घटनाओं को समझने के लिए राजनेताओं और सत्यापन होना जरूरी है। इसलिए व्यवहारवादियों ने राजनीतिक व्यवहार की नियमितताओं के परीक्षण या सत्यापन पर जोर दिया है। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यवहारवादियों का मानना है कि राजनीतिक व्यवहार में नियमितताओं का सामान्यीकरण परीक्षण सत्यापन योग्य होना चाहिए। जो सत्यापन वैज्ञानिक विधि का आधार है और इसमें नियमितताओं की जांच व परीक्षण किया जाएगा तो सिद्धांत मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। आगे देखेंगे आगे है तकनीक या प्रवृत्तियाँ। तो इसमें देखेंगे कि व्यवहारवादी अध्ययन के अनुभविक तरीकों पद्धति और प्रवृत्ति पर बहुत जोर देते हैं। व्यवहारवादियों का कहना है कि तथ्यों और आंकड़ों और नियमितताओं को प्राप्त करने के लिए हम मान्य शोध प्रवृत्तियों का ही सहारा लेना चाहिए। विषय सामग्री प्राप्त करने तथा उसकी प्रामाणिकता की जानकारी करने के लिए ऐसी प्रविधियों या अनेक तरीकों का प्रयोग करना चाहिए जो बार बार परीक्षण में सहायक हों, क्योंकि आधार सामग्री में उसका निर्वाचन करने वाला साधन स्वयं सिद्ध नहीं होते हैं। एक उचित प्रवृत्ति के अभाव में उपलब्ध आंकड़े भी निरर्थक साबित हो सकते हैं। अन्य तथ्यों के परीक्षण के लिए नई तथा उन्नत तकनीक का ही सहारा लेना चाहिए। जो तकनीक व प्रवृत्तियाँ हैं उसमें व्यवहारवादियों ने प्रवृत्तियों पर बहुत जोर दिया है और भी जो व्यवहारवादी हैं उनका कहना है कि आंकड़ों तथा नियमितताओं को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्तियों का सहारा लेना चाहिए और विषय सामग्री को प्राप्त करने पर उनकी प्रामाणिकता से जांच करनी चाहिए और तभी तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए जो बार बार परीक्षण में सहायक हो। ऐसी सामग्री स्वयं सिद्ध जिनकी सहायक करके वह स्वयं सिद्ध नहीं होती हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है प्रमाणीकरण। तो इसमें देखेंगे कि व्यवहारवादियों का मानना है कि राजनीतिक व्यवहार बहुत जटिल होता है। जो व्यवहारवादी है उनका मानना है कि जो राजनीतिक का व्यवहार है वो बहुत कठिन होता है, इसलिए उनका मापन भी कठिन कार्य होता है और व्यवहारवादियों का मानना है कि जो उसका मापन होता है वो बहुत कठिन होता है, किंतु बिना मापन के मात्रात्मक तथ्य भी अनुपयोगी रहते हैं। इसलिए अध्ययन के विवरण तथा आधार सामग्री को लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए माप एवं परिमाण की जरूरत पड़ती है। इससे अध्ययन में सूक्ष्मता तथा परिशुद्धता आती है। जो प्रमाणीकरण है उससे अध्ययन में सूक्ष्मता तथा परिशुद्धता आती है और तथ्यों में भी सुनिश्चितता तथा स्पष्ट आती है। इसलिए तथ्यों को प्रमाणिक बनाने के लिए तथ्यों में परिमाण करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है मूल्य देखेंगे कि व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता पर जोर देते हैं। जो व्यवहारवादी हैं वो मूल्य निरपेक्षता पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि तत्वों और मूल्यों में कोई संबंध नहीं है। उनका कहना है जो व्यवहारवादी हैं उनका कहना है कि मूल्यों और तथ्यों पे कोई संबंध नहीं है। यदि राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन मूल्यों को ध्यान में रखकर किया जाएगा, जो व्यवहारवादी हैं उनका मानना है कि जो मूल्य है उनका अध्ययन
ध्यान में रखकर किया जाएगा तो उसमें अध्ययनकर्ताओं की निजी मूल्यों और आदर्शों और भावनाओं के शामिल होने का डर बना रहेगा और प्राप्त निष्कर्ष भेदपूर्ण व अनुपयोगी होंगे। और मूलवादी का कहना है कि राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन अनुभाविक प्रणाली पर आधारित होने के कारण उनका मूल्य से कोई संबंध नहीं रह जाता है, इसलिए तत्वों और मूल्यों को अलग अलग अध्ययन करना चाहिए। जो व्यवहारवादी है उनका मानना है कि तत्वों और मूल्यों का अलग अलग अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहारवादियों के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो देखते हैं जो व्यवहारवादी के प्रकार हैं, देखते हैं। व्यवहारवादियों के 3 प्रकार बताए गए हैं, जो इस प्रकार है दर्शन व्यवहारवाद, नेक्स्ट है विधियों का व्यवहारवाद और लास्ट है व्यवहारिक व्यवहार। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है वाटसन के अनुसार। वाटसन का क्या कहना है देखते हैं कि हम शरीर के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। जो वाटसन है उन्होंने कहा है कि हम शरीर के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, मन जैसी कोई वस्तु शरीर में नहीं है। जो वाटसन है उनका कहना है कि मन जैसी कोई वस्तु शरीर में नहीं है, इन्हीं के समांतरण मन कार्य करता है। वाटसन शरीर के कार्यों को महत्व देते हैं। जो वाटसन है वो शरीर के कार्यों को महत्व देते हैं, मन के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। जो वाटसन है वो मन के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। शारीरिक क्रियाओं का अवलोकन किया जाता है, वही मनोवैज्ञानिक का प्रमुख क्षेत्र है। और वाटसन है वो दार्शनिक नहीं थे, जबकि विधियों को मानते थे। जो वाटसन है वो दार्शनिक नहीं थे, पर वो विधियों को मानते थे। उन्होंने वस्तुनिष्ठ विधियों का प्रयोग क्रिया तथा प्रयोगात्मक विधियों को अपनाया है। उन्होंने जो वाटसन थे उन्हें वस्तुनिष्ठ विधियों का प्रयोग किया और प्रयोगात्मक विधियों को अपनाया है। इनमें नियंत्रण किया जाता है कि व्यवहार का अध्ययन वस्तुनिष्ठ रूप में किया और शाब्दिक अभिव्यक्ति विधि है, अंतर्दृष्टि के लिए द्वार है। ये वाटसन का कहना था। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि स्वयं निर्णय ले तो उसके द्वारा छात्र न केवल अधिकार व कर्तव्य ही ज्ञान करते हैं, वरन अपने द्वैत को भी समझ लेते हैं। स्वयं निर्णय के लिए सर्वप्रथम समूह के विचार विमर्श होता है तथा परिणाम स्वरूप समूह किसी निर्णय पर पहुंचता है। इस कार्य के लिए निम्न 4 सोपान है इसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे देखेंगे परिस्थितियों का अध्ययन, देखेंगे परिस्थितियों का अध्ययन और प्रस्ताव या समस्या का प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट है विचार बातचीत का निर्देशन। नेक्स्ट है निर्णय का क्रियान्वयन। आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। समूह व्यवहारों को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? जो समूह है, समूह में रहने वाले जो व्यवहार करते हैं लोग, उनको कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? तो देखते हैं वातावरण है इसमें फर्स्ट पॉइंट। तो देखते हैं कि विद्यालय, परिवार और समाज का वातावरण भी कक्षा कक्ष समूह को प्रभावित करता है। कहने का तात्पर्य है कि विद्यालय है या परिवार है और समाज है, इसमें कक्षा कक्ष पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। समाज, विद्यालय तथा परिवार बालक को किस सीमा तक स्वीकार करता है? कहने का मतलब है जो समाज है और विद्यालय और परिवार वो बालक को किस सीमा तक स्वीकार करता है, उसे कितनी सामाजिकता स्वीकृत की दी जाती है। कक्षा कक्ष में अन्य सदस्य किसी बालक को कितनी स्वीकृति प्रदान करते हैं, यदि समस्त बातें बालक के समूह और व्यवहार को प्रभावित करती हैं। आगे देखेंगे समूह द्वारा स्वीकृति प्राप्त करना बहुत कुछ बालक की व्यक्ति विशेषताओं पर निर्भर करता है और शारीरिक विशेषताएं, अनुभव और मूल आदतें, स्वभाव आदि बातें इस प्रकार को स्वीकृति को प्रभावित करती हैं। जो वातावरण है उसमें कहा गया है कि विद्यालय है या परिवार है और समाज है, वो वातावरण के कक्षा कक्ष में समूह को और व्यवहारों को कब तक प्रभावित करता है और बालक को किस सीमा तक वह स्वीकार करता है और इनकी और वह इन विशेषताओं पर निर्भर करता है। अनुभव है, मूल है, आदतें हैं और स्वभाव हैं, वो इन सभी पर किस तरह स्वीकृति और किस तरह प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विशेषताएं। व्यक्तिगत विशेषताएं देखेंगे कि छात्रों को अनेक व्यक्तिगत विशेषताएं कक्षा समूह के व्यवहारों को प्रभावित करती हैं।
कहने का मतलब है कि छात्र हैं उनको व्यक्तिगत विशेषता कक्षा कक्ष समूह पे व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है। इन व्यक्तिगत विशेषताओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व छात्रों की आयु है। कक्षा कक्ष समूह को व्यवहार कक्षा के छात्रों की आयु पर बहुत अधिक निर्भर करता है। जो कक्षा कक्ष है उसमें जो छात्र है उसकी आयु पर बहुत अधिक निर्भर करता है। यदि उसकी आयु छोटी होगी तो वह अपने सामूहिक व्यवहारों पर अधिक निर्भर करता है। छोटी कक्षाओं के बालकों में समाजीकरण पूरी तरह से नहीं हो पाता है, जबकि बड़े बालक में समाजीकरण कर चुके होते हैं और उनके व्यवहार भी भिन्न भिन्न होते हैं। जो व्यक्तिगत विशेषताएं उनमें बताया गया है कि जो छोटी कक्षा के छात्र होते हैं वो उनका व्यवहार उनके समूह में बहुत अधिक निर्भर करता है, और छोटी कक्षाओं का जो सामाजिकरण है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है। वो जो बड़े बालक होते हैं उनका सामाजिकरण कर चुके होते हैं और उनके व्यवहार में भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं। आगे देखेंगे, आगे है व्यक्तित्व प्रकार भी समूह व्यवहार को प्रभावित करता है। जो व्यक्तित्व का प्रकार है वो समूह व्यवहार को प्रभावित करता है। कक्षा कक्ष प्रति संवृत्ता बहुत कुछ मात्रा में बालकों के व्यक्ति विकास तथा आयामों पर निर्भर करती है, अथवा प्रति संवृत्तता बालक के कक्षा कक्ष व्यवहारों को प्रभावित करती है, और कक्षा में बालक समायोजित या कुसमायोजित हो सकते हैं। बताया गया है कि जो बालक हैं वो समायोजित या कुसमायोजित भी हो सकते हैं। समायोजन उनके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है और उनके व्यवहार को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट है भग्नाशा। तो देखेंगे इसमें भग्नाशा भी समूह व्यवहार को पर्याप्त मात्रा में प्रभावित करता है। कक्षा कक्ष समूह दैनिक क्रियाकलापों प्रति समृद्धता और परस्पर व्यवहारों के कारण अनेक समय भग्नाशाओं का शिकार हो जाते हैं। जो दैनिक क्रियाकलाप है और परस्पर व्यवहार है वो उनसे अनेक समय बाद भग्नाशाओं का शिकार हो जाते हैं। समूह इस प्रकार की भग्नाशाओं को दूर कर संतुलन बनाए रखना चाहता है। संतुलन बनाए रखने के लिए नई नई क्रियाएं करनी पड़ती है और अपनी व्यवहार को बदलकर उन्हें नई दिशा प्रदान करनी पड़ती है। आगे देखेंगे, भग्नाशा जिस प्रकार के किसी व्यक्ति को प्रभावित करती है वह ठीक उसी प्रकार से वह समूह को प्रभावित करती है। भग्नाशा है वो जिस प्रकार व्यक्ति को प्रभावित करती है उसी प्रकार वह समूह को भी प्रभावित करती है। समूह को उस समय भग्नाशा होती है जब वह किन्हीं उद्देश्य की पूर्ति नहीं पाता है और उसके कार्य अधूरे रह जाते हैं और उसकी उपलब्धियां भी अपर्याप्त रह जाती हैं। ये भग्नाशा के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह के कार्यों को विस्तार पूर्वक समझाइए, जिसमें देखेंगे समूह के कुछ कार्य हैं। तो देखेंगे इसमें जो फर्स्ट है वो देखेंगे कि व्यवहार में अपेक्षित आधार देखेंगे। तो समूह छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाता है। वे समझने लगते हैं कि समूह में कौन सा व्यवहार वांछनीय है और कौन सा नहीं। इसमें बालक अवगुणों को छोड़कर सद्गुणों को अपनाने का प्रयास करता है। जो व्यवहार में अपेक्षित सुधार है इसमें बालक के अंदर जो अवगुण होते हैं उनको वह त्यागता है और सद्गुणों की ओर प्रयास करता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है व्यक्तित्व का सर्वहीन विकास देखते हैं। समूह में बच्चे साथ साथ खेलते हैं, कूदते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। एक दूसरे की समस्याओं को समझकर समाधान करने का प्रयास करते हैं। इनमें से उनके व्यक्तित्व की शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा सामाजिक पक्ष का विकास होता है। जो व्यक्तित्व का सर्वहीन विकास है उसमें बताया गया है कि बच्चे हैं वो साथ साथ खेलते हैं, कूदते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान भी करने का प्रयास करते हैं, और व्यक्तित्व के शारीरिक और मानसिक, भावात्मक तथा सामाजिक पक्ष का भी विकास होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बौद्धिक विकास देखेंगे। समूह के अनेक परिवारों के एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। जो बौद्धिक विकास में बताया गया है कि परिवार के लोग हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसमें बालक के ज्ञान की वृद्धि होती है और साथ ही साथ बोध, चिंतन, तर्क जैसे मानसिक शक्तियों का विकास होता है। ये बौद्धिक विकास में बताया गया है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है उत्तरदायित्व की भावना का विकास।
देखेंगे उत्तरदायित्व की भावना का विकास। सहयोगी समूह में प्रत्येक सदस्य को समान महत्व दिया जाता है। जो सहयोगी समूह होते हैं उसमें प्रत्येक सदस्य को समान महत्व दिया जाता है। सभी के व्यक्तित्व का आदर होता है और प्रत्येक सदस्य अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण रूप से समझता है और उनके हितों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं समाजीकरण। समाजीकरण देखेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सफल सामाजिक जीवन के लिए उसका सामाजीकरण होना आवश्यक है। समूह में रहकर बालक में स्नेह और सहयोग और सहानुभूति और त्याग जैसी सामाजिक गुणों का विकास होता है, जिससे वह समायोजन करना सीख जाता है। जो सामाजिकरण है उसमें बताया गया है कि मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है। सफल सामाजिक जीवन के लिए समाजीकरण होना आवश्यक है। जो बालक है वो समूह में रहता है, उसमें स्नेह, सहयोग और त्याग की जैसी भावनाओं का विकास होता है और जिससे वह समायोजन करना भी सीख जाता है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का स्वाभाविक विकास। व्यक्तित्व का स्वाभाविक विकास देखेंगे। समूह में बच्चे की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जिससे उसका स्वाभाविक विकास होता है और बच्चा जिस वातावरण में रहता है वैसा ही परिवर्तन उसके व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। जो व्यक्तित्व का स्वाभाविक विकास उसमें बताया गया है, मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि बच्चे जब समूह में रहते हैं तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और जिससे उसका स्वाभाविक विकास होता है। और कहा गया है कि बच्चा जिस वातावरण में रहता है वैसा ही परिवर्तन उसके व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुदाय का विद्यालय पर क्या प्रभाव पड़ता है। समुदाय है उस पर बालक पर समुदाय का विद्यालय पर क्या प्रभाव पड़ता है। समुदाय है और उस पर विद्यालय का क्या प्रभाव पड़ता है तो देखेंगे। समुदाय की आर्थिक स्थिति पर विद्यालय का प्रभाव। समुदाय की आर्थिक स्थिति भी पर विद्यालय पर गहरा प्रभाव डालती है। विद्यालय की स्थिति साधन संपन्न या विपन्नता पर निर्भर करती है। यदि समुदाय को आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वहाँ पे विद्यालयों में हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उसके विपरीत यदि समुदाय की आर्थिक स्थिति दयनीय है तो वहाँ के विद्यालय ना तो अच्छे होंगे, ना भवन होंगे और ना ही अच्छी सुविधाएं होंगी। कहने का तात्पर्य है समुदाय की आर्थिक स्थिति पर विद्यालय का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विद्यालय का आर्थिक स्थिति पर विद्यालय का गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि विद्यालय की स्थिति अच्छी नहीं है तो वहाँ पर जो छात्र पढ़ रहे हैं वह भी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। यदि विद्यालय की स्थिति साधन संपन्न है, समुदाय में की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो विद्यालय में हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और यदि विद्यालय की स्थिति दयनीय है तो वहाँ के जो भवन हैं वह अच्छे नहीं होंगे और ना ही वहाँ पे अच्छी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है समुदाय के गुण दोषों का विद्यालय पर प्रभाव। जो समुदाय है उनकी वहाँ पे गुण व दोष है उस पर विद्यालय पर कैसा प्रभाव पड़ता है देखेंगे। प्रत्येक समुदाय में गुण व दोष दोनों पाए जाते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो समुदाय है वहाँ पे गुण व दोष दोनों पाए जाते हैं। समुदाय के इन गुण व दोषों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव विद्यालय पर पड़ता है। समुदाय के सदस्यों को मनोवैज्ञानिक या सीधा प्रभाव विद्यालय के शिक्षकों और शिक्षार्थियों पर पड़ता है। जो विद्यालय पर प्रभाव बताया गया है कि मनोस्थितियों के द्वारा बताया गया है विद्यालय के शिक्षकों और शिक्षार्थियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसमें विद्यालय की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है और समुदाय के सदस्य सत्य और अहिंसा ईमानदारी के गुण पाए जाते हैं और विद्यालय इन गुणों की छाप छोड़ता है। कहने का मतलब है यदि विद्यालय में अच्छे गुण है तो वह विद्यालय अपनी छाप जरूर छोड़ता है और सत्य और अहिंसा के गुण उसमें जरूर पाए जाते हैं। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है समुदाय की संस्कृति का विद्यालय पर क्या प्रभाव पड़ता है देखेंगे। प्रत्येक समुदाय की अपनी संस्कृति होती है। यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी समुदाय है तो उसकी अपनी संस्कृति होगी, उसकी रक्षा और विकास वह करना चाहता है।
जिसकी रक्षा और विकास वह करना चाहता है समुदाय, वह विद्यालय की स्थापना करता है। इसी संस्कृति के आधार पर शिक्षा के उद्देश्य को धारण करता है और पाठ्यक्रम की रचना की जाती है। भारतीय संस्कृति के धर्म प्रधान होने के कारण भारतीय का उद्देश्य आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का विकास करना है। यहाँ पे बताया गया है समुदाय की संस्कृति को लेकर कि भारतीयों का उद्देश्य आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का विकास करना है। इनके लिए पाठ्यक्रम में इन्हीं विषयों और क्रियाकलापों पर बल दिया जाता है, बालकों के चरित्र का विकास हो सके और उनमें भारतीय संस्कृति के मूल्य के प्रति आस्था पैदा हो सके, और इस प्रकार की समुदाय की संस्कृति का विद्यालय अधिक प्रभाव पड़ता है। आगे देखेंगे समुदाय की राजनीतिक स्थिति पर विद्यालय का प्रभाव, कि समुदाय में राजनीतिक स्थिति पर विद्यालय पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखेंगे समुदाय की राजनीतिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है, विद्यालय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक चिंतन व्यवस्था परिवर्तन को स्पष्ट प्रभाव और विद्यालय में परिलक्षित होता है। साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित विद्यालयों के स्वरूप से बिल्कुल भिन्न होते हैं, राजतंत्र के स्वरूप में बिल्कुल भिन्न होते हैं, और राजतंत्र में विद्यालय के द्वारा बालकों में अपार राष्ट्रभक्ति, आज्ञा पालन और कठोर अनुशासन की भावना पैदा की जाती है, जबकि प्रजातंत्रीय अवस्था में विद्यालयों में ऐसा वातावरण प्रस्तुत किया जाता है जिससे वह स्वतंत्रता पूर्वक बालक अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। आगे देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि समुदाय के आदर्शों और मूल्यों और मान्यताओं पर विद्यालय का प्रभाव, विद्यालय पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखेंगे समुदाय के अनेक आदर्श, मूल्य और मान्यताएं होती हैं। जो समुदाय है उसके अपने मूल्य होंगे, अपने आदर्श होंगे और उसकी अपनी मान्यताएं होंगी जिनका प्रभाव विद्यालय पर पड़ता है। आज भारतीय समुदाय के आदर्श हैं प्रजातंत्र है, धर्मनिरपेक्ष है, सामाजिक न्याय आदि। अतः आज हमारे विद्यालय का स्वरूप भी प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्षवादी और समाजवादी है, और बालकों में इन्हीं आदर्शों और मूल्यों को विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा समुदाय है वो प्रजातंत्र तथा धर्मनिरपेक्ष है, और बालकों में उन्हीं आदर्शों और मूल्यों को विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुदाय को विद्यालय के निकट लाने के उपाय क्या है। जो समुदाय है उसको विद्यालय के निकट लाने के क्या उपाय हैं, तो उसमें देखेंगे निकट लाने के लिए कुछ उपाय हैं जिनको देखेंगे। समुदाय के सदस्यों को विद्यालय प्रबंध समिति में सम्मिलित किया जाना चाहिए। देखेंगे किस प्रकार कैसे किया जाना चाहिए। समुदाय और विद्यालय में अनेक संबंध स्थापित करने का एक उपाय है कि योग्य, सम्मानित और कर्मठ व्यक्ति, देखेंगे अभिभावक में से कुछ को विद्यालय की प्रबंध समितियां में शामिल किया जाना चाहिए, जिनसे समुदाय के लोगों को वह कार्यों में रुचि लेंगे और अपना सहयोग प्रदान करेंगे। कहने का तात्पर्य है जो विद्यालय में जो प्रबंध समिति है उसमें अभिभावकों को शामिल किया जाना चाहिए, जिससे वह उसमें इंटरेस्ट लेंगे और वह उनकी हेल्प भी करेंगे। आगे देखेंगे विद्यालय में उत्सवों में भाग लेना। जो विद्यालय में उत्सव है उसमें भाग लेना। आगे देखेंगे कि विद्यालय में वार्षिक उत्सव के अतिरिक्त समय समय पर साहित्यिक और सांस्कृतिक और क्रीड़ा संबंधी उत्सव और समारोह मनाए जाने चाहिए। जो विद्यालय है उनमें वार्षिक उत्सव और इसके अतिरिक्त साहित्य है, संस्कृति है, क्रीड़ा है, कई प्रकार के खेल है, उत्सव है, समारोह है, इनको मनाया जाना चाहिए। और उत्सवों में छात्रों के जो अभिभावक हैं उनको भी निमंत्रित किया जाना चाहिए, जिससे विद्यालय की जो गतिविधियां हैं उसकी विशेष जानकारी प्राप्त हो और वह उसमें रुचि ले सकें। आगे देखेंगे समाज शिक्षा की सुविधाएं। विद्यालय के द्वारा
प्रौढ़ शिक्षा और समाज शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे वहाँ जो प्रौढ़ स्त्री पुरुष को शिक्षा प्राप्त करने के सुअवसर मिलेगा और वहाँ जो समुदाय के सदस्य को विद्यालय में आने का अवसर भी प्राप्त होगा और उनसे अनेक प्रकार के विद्यालय में अति लगाव पैदा होगा और विद्यालय के कार्यों में वह रुचि लेंगे। जो समाज की शिक्षा है, समाज में यदि शिक्षा की व्यवस्था की जाए तो इसके लिए जो प्रौढ़ स्त्री व पुरुष हैं उनको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना चाहिए और विद्यालय में आने का अवसर भी प्राप्त होना चाहिए और उनके मन में विद्यालय की जो प्रति रुचि है वो पैदा होगी और वह विद्यालय के प्रति लगाव उनके अंदर पैदा होगा। आगे देखेंगे, विद्यालय में पूछताछ केंद्र की स्थापना। विद्यालय में पूछताछ केंद्र की स्थापना समुदाय और विद्यालय के निकट संपर्क स्थापित करने के लिए विद्यालय में पूछताछ केंद्र बहुत ही आवश्यक है। देखेंगे कि इन केंद्रों के माध्यम से विद्यालय से संबंधित आवश्यक सूचनाएं, स्वस्थ व्यवसाय और सामुदायिक जीवन से संबंधित जानकारी समुदाय के लोगों को प्रदान की जानी चाहिए और इसमें लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और उनके संपर्क विद्यालय के साथ संपर्क भी बढ़ेगा और इसी कारण विद्यालय में पूछताछ केंद्र बनाना चाहिए। आगे देखेंगे, उद्देश्यों की पूर्ति। देखेंगे कि उद्देश्यों की पूर्ति किस प्रकार होती है। समुदाय के उद्देश्यों की पूर्ति में विद्यालय की सहायता करनी चाहिए। विद्यालय समुदाय का एक अंग है। जो विद्यालय है वो समुदाय का एक अंग है, अतः विद्यालय इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिसके द्वारा समुदाय के उद्देश्यों को लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुदाय बालक का समाजीकरण किस प्रकार करता है। जो समुदाय है वो बालक का समाजीकरण किस प्रकार करता है, तो देखेंगे परिवार के पश्चात समुदाय में बालक की शिक्षा होती है। परिवार के बाद समुदाय में ही बालक की शिक्षा होती है। समुदाय में बालक को अपने मित्रों के मध्य रहना पड़ता है। इसमें बताया गया है कि परिवार के बाद बालक समुदाय में रहता है और उसे मित्रों के साथ रहना पड़ता है। मित्र उसके लिए समाज का निर्माण करते हैं। बालक के लिए मित्र उसके समाज का निर्माण करते हैं और जिस प्रकार का उनका समाज होगा उनकी आदतें वैसे ही होंगी। बताया गया है कि बालक का जिस प्रकार का वातावरण होगा उसकी आदतें भी वैसे ही होंगी, व्यवहार बालक में हो जाएंगे। और विलियम ईमर के अनुसार उन्होंने कहा है कि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसने वर्षों से सीख लिया है कि व्यक्तित्व और सामूहिक क्रियाओं का विकास समुदाय द्वारा ही सर्वोत्तम रूप से किया जा सकता है। ये विलियम ईमर के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा पर नियंत्रित करके। इन्होंने एक पॉइंट है इसमें, शिक्षा पर नियंत्रित करके कैसे नियंत्रित करते हैं देखते हैं। समुदाय की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था होती है। जो समुदाय है उसके अकॉर्डिंग ही शिक्षा की व्यवस्था होती है। समुदाय की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए शिक्षा ही समुदाय को उन्नत बनाती है और समुदाय अपनी आवश्यकता अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करता है और उस पर अपनी आवश्यकता के अनुकूल नियंत्रित भी करता है। तो वह उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता है। यदि समुदाय शिक्षा पर नियंत्रित नहीं करता है तो समुदाय के नेता उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करते हैं और समुदाय की भावी पीढ़ी के लिए शैक्षिक कार्यक्रम को तैयार करते हैं। आगे देखेंगे, आगे इसमें जो पॉइंट है वो है सामाजिक वातावरण का निर्माण करके। किस प्रकार सामाजिक वातावरण का निर्माण करते हैं देखेंगे कि समुदाय एक स्थानीय समूह है। समुदाय है वो एक स्थानीय समूह है, वह स्थानीय वातावरण का निर्माण करता है। जो समुदाय है वो स्थानीय वातावरण का निर्माण करता है। वो यह वातावरण यदि सांस्कृतिक एवं सौम्य है तो वैसा ही प्रभाव बालक पर पड़ेगा। कहने का मतलब है यदि वातावरण अच्छा है तो बालक पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। बालक में सामाजिक और संस्कृति का विकास उसी तरह होगा। बताया गया है कि उसमें अच्छे चरित्र की भावना और संवेगों और पर पूरा प्रतिनिधित्व करता है।
अतः इन्हीं भावनाओं, संवेगों एवं चरित्र पर आरोपण बालक पर भी उसी प्रकार का होता है जैसे समाज के अन्य सदस्यों पर वातावरण की प्रक्रियाओं को उनकी विशेषताएं होती हैं। आगे देखेंगे अनौपचारिक साधनों की व्यवस्था। देखेंगे बालक समुदाय के अंदर विद्यालय से अधिक सीखता है। बालक है वो समुदाय के अंदर विद्यालय में अधिक सीखता है। विद्यालय में तो वह केवल कुछ समय के लिए रहता है। अनौपचारिक साधनों की व्यवस्था में बताया गया है कि विद्यालय है वह केवल कुछ समय के लिए वहां रहता है। उसका जो बाकी समय है तो परिवार एवं समुदाय के अपने साथियों में ही व्यतीत होता है। अतः समुदाय का कर्तव्य हो जाता है कि वह परिवार तथा समुदाय में ऐसे केंद्रों की स्थापना करे जिसे समुदाय का हर बालक किसी न किसी रूप से प्रभावित अवश्य हो, और समुदाय पुस्तकालय और वाचनालय, संग्रहालय आदि से व्यवस्था करें जो औपचारिक शिक्षक साधनों का विकास करते हैं। जो अनौपचारिक शिक्षा है उसमें बताया गया है कि बालकों के लिए हर प्रकार के किसी न किसी बालक को हर कोई ना कोई अवश्य प्रभावित करता है, जिसमें उसको पुस्तकालय, वाचनालय और संग्रहालय इनकी व्यवस्था ही की जानी चाहिए। आगे देखेंगे, आगे है विद्यालय तथा समुदाय में सहायक। विद्यालय उस समय तक प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य नहीं कर सकते जब तक कि समुदाय और विद्यालय में पारस्परिक सहयोग नहीं होता है। जो विद्यालय है वो प्रभावपूर्ण से जब तक कार्य नहीं कर सकता है जब तक विद्यालय और पारस्परिक सहयोग उसमें नहीं है। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है देखेंगे। विद्यालय उन नेताओं को जिनकी नागरिकों ने शैक्षिक दायित्व सौंपे हैं विशिष्ट रूप से सहयोग दिया जाना चाहिए। जो विद्यालय में नेताओं हैं या नागरिक हैं उनको शैक्षिक दायित्व सौंपे हैं उनको विशिष्ट रूप से सहयोग दिया जाना चाहिए। आगे देखेंगे सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करके। उन्होंने बताया है कि सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करके देखेंगे समुदाय के आचार विचार की अभिव्यक्ति समय समय पर आयोजित उत्सवों और समारोह से होती है। जो संस्कृति का प्रभाव है उनमें व्यक्ति को समय समय पर उत्सव समारोह की जाने चाहिए। उन उत्सवों में समुदाय की आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति एवं आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति हुआ करती है। अभिव्यक्ति का यह ढंग ही उस संस्कृति और वातावरण की रचना करता है जिससे बालक सहज रूप से कार्य करता है, और सांस्कृतिक वातावरण से बालक व्यवहार में परिष्कार होता है और वह समुदाय की संस्कृति परंपरा का निर्वाह करने में अपनी शक्ति लगा देता है। आगे देखेंगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा से आप क्या समझते हैं? शिक्षा से आप क्या समझते हैं इसके प्रकारों का उल्लेख करें। तो शिक्षा है, देखेंगे शिक्षा क्या है। शिक्षा ज्ञान है। जो शिक्षा है वो ज्ञान है। उस शिक्षा में ज्ञान उचित आचरण और तकनीक और दक्षता आदि को प्राप्त करने की क्रिया को कहते हैं। जो शिक्षा है वो उचित आचरण, ज्ञान, तकनीक, विद्या आदि को शिक्षा कहते हैं। इसमें बताया गया है कि शिक्षा समाज की एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास करती है। इस विचार से शिक्षा एक संस्था के रूप में कार्य करती है। जो विचार से शिक्षा है वो एक संस्था के रूप में कार्य करती है जो व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और समाज की संस्कृति और निरंतरता को बनाए रखती है। बच्चा शिक्षा द्वारा समाज के आधारभूत नियमों और व्यवस्थाओं, समाज के प्रतिनामों एवं मूल्यों को सीखता है। बच्चा समाज से तो तभी जुड़ पाता है जब समाज विशेष का इतिहास से अभिमुख होता है। ये सारा अकॉर्डिंग शिक्षा के अकॉर्डिंग है। ये आगे देखेंगे। इस प्रकार उसे सब सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जा सकता है। इस प्रकार जो बालक है उसको सब एवं सुसंस्कृत नागरिक बनाया जा सकता है। मनुष्य क्षण प्रतिक्षण नए नए अनुभव प्राप्त करता है। जो मनुष्य है वो क्षण प्रतिक्षण नए नए अनुभव प्राप्त करता है जिससे उसका दिन प्रतिदिन का व्यवहार प्रभावित होता है।
उसका यह सीखना भिन्न भिन्न समूहों और उत्सवों एवं पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टेलीविज़न आदि से अनौपचारिक रूप से होता है। यही सीखना शिक्षा के व्यापक तथा विस्तृत रूप में आते हैं और संकुचित अर्थ में शिक्षा किसी समाज से निश्चित समय तथा निश्चित साधनों और विद्यालय और महाविद्यालय से सुनिश्चित ढंग से चलने वाली एक उद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा विद्यार्थी निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर संबंधित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना सीखता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है जो शिक्षा के प्रकार हैं उनको देखेंगे। इसमें फर्स्ट है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा देखेंगे क्या है। वह शिक्षा जो विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में चलती है। जो औपचारिक शिक्षा है वो विद्यालय है, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, वहाँ पे चलती है, औपचारिक शिक्षा कही जाती है। इस शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या और शिक्षण विधि सभी निश्चित होते हैं और योजनाबद्ध होती है। इस योजना बड़ी कठिन होती है कि योजना है वो बहुत ही कठिन होती है। इस शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यह व्यक्ति के ज्ञान और कौशल का विकास करती है और उसे किसी व्यवसाय अथवा उद्योग के लिए योग्य बनाती है। जो औपचारिक शिक्षा है वह व्यवसाय और उद्योगों के लिए योग्य बनाती है, परंतु यह शिक्षा बड़ी व्यय साध्य होती है और इसमें धन और ऊर्जा दोनों ही व्यय होते हैं औपचारिक शिक्षा में। नेक्स्ट आगे देखेंगे। निरौपचारिक शिक्षा देखेंगे क्या है निरौपचारिक शिक्षा। वह शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा की भली भांति विद्यालय और महाविद्यालयों में नहीं होती है। जो निरौपचारिक शिक्षा है वो ना तो विद्यालय और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में नहीं होती है, परंतु औपचारिक शिक्षा की तरह उसके उद्देश्य, पाठ्यचर्या और निश्चित होते हैं। फर्क केवल इतना ही होता है कि जो बहुत उसकी जो योजना होती है वो बहुत लचीली होती है। उसका मुख्य उद्देश्य सामान्य शिक्षा का प्रसार एवं शिक्षा की व्यवस्था करना होता है। इसकी पाठ्यचर्या सीखने वालों की आवश्यकताओं में ध्यान में रखकर निश्चित की जाती है। इस शिक्षा का सबसे बड़ी विशेषता है, जो ये शिक्षा है इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके द्वारा उन बच्चों, व्यक्तियों को शिक्षित किया जाता है जो औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा सकते हैं। जैसे वे लोग हैं इसमें, जैसे प्रौढ़ व्यक्ति है जो पढ़ना चाहते हैं और कामकाजी महिलाएं हैं, और जो लोग औपचारिक शिक्षा में ज़्यादा धन खर्च नहीं कर पाते हैं वह लोग हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अनौपचारिक शिक्षा देखते हैं क्या है अनौपचारिक शिक्षा। शिक्षा वह शिक्षा है जिसकी योजना नहीं बनाई जाती है, जिसके ना उद्देश्य निश्चित होते हैं और ना पाठ्यचर्या ना शिक्षण विधियाँ, जो आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती हैं, उसमें औपचारिक शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा मनुष्य के जीवन भर चलती रहती है। जो अनौपचारिक शिक्षा होती है मनुष्य के जीवन भर चलती रहती है और शिक्षा उस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, और इस शिक्षा का मनुष्य के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षण इस शिक्षा को लेता रहता है। जो अनौपचारिक शिक्षा है वो मनुष्य है वो प्रत्येक क्षण इस शिक्षा का लाभ उठाता रहता है। प्रत्येक क्षण वह अपने संपर्क में आए व्यक्तियों और वातावरण से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। यह अनौपचारिक शिक्षा में बताया गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा लॉन्ग आंसर है, तो देखेंगे। समुदाय की अवधारणा को समझाइए। समुदाय है उसकी अवधारणा को समझाइए और इसकी विशेषताएं क्या है वो कुछ बताइए। तो समुदाय की जो अवधारणा है वो देखेंगे कि व्यक्ति समुदाय में रहकर ही अपना जीवन है वो व्यतीत करता है। जो व्यक्ति है वो समुदाय में ही रहकर अपना जीवन है वो व्यतीत कर देता है। उदाहरण के लिए जिस गांव में रहते हैं वही उनका समुदाय है। व्यक्तियों में किसी भी संगठन को समुदाय कहा जाता है, परंतु यह ठीक नहीं है। समाजशास्त्र के अकॉर्डिंग यह ठीक नहीं है। समाजशास्त्र में समुदाय शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया जाता है। केवल व्यक्तियों का समूह ही समुदाय नहीं है, यह व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो निश्चित भूभाग पर निवास करता है और समुदाय के सदस्यों को सामान्य जीवन व्यतीत होता है। आगे देखेंगे। समुदाय शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के कॉम तथा म्यूनिस शब्द से मिलकर बना है। समुदाय के निर्माण के लिए व्यक्तियों के समूह में दो बातों का होना बहुत ही आवश्यक है। फर्स्ट है निश्चित भूभाग होना, और दूसरा है
इनमें से रहने वाले समुदाय की भावना का होना। समुदाय के अकॉर्डिंग कुछ डेफिनेशन है, देखेंगे। वोगश के अकॉर्डिंग है, वोगश के अकॉर्डिंग है जो देखेंगे। समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जहां रहने वाले लोगों में इसकी भावना होती है और एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं। जो वोगश उन्होंने बताया है कि जो यहाँ के लोग हैं समुदाय में, वहाँ पे लोग की एक भावना होती है और एक निश्चित भूभाग में निवास करते हैं। आगे देखेंगे, आगे है डेविस के अकॉर्डिंग है, देखेंगे। समुदाय सबसे छोटा समूह है, डेविस ने कहा है, जिसमें सामाजिक जीवन के सभी जो पहलू हैं वो आ जाते हैं, डेविस के अकॉर्डिंग है। आगे देखेंगे, आगे है आर्बन तथा निमकॉफ के अकॉर्डिंग है। इन्होंने बताया है कि किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। इन्होंने बताया है कि किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले सामाजिक जीवन को समुदाय कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, ग्रीन के अकॉर्डिंग देखेंगे। ग्रीन ने क्या कहा है कि व्यक्ति यूं का हुआ समूह जो जीवन को सामान्य ढंग को अपनाते हैं और एक स्थानीय क्षेत्र समुदाय है, ग्रीन के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट देखेंगे, मैंजर के अकॉर्डिंग है, उनके अकॉर्डिंग भी देखते हैं क्या कहा है इन्होंने। वह समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है वो समुदाय कहलाता है। जो मैंजर उन्होंने कहा है कि जो एक निश्चित भूभाग में रहता है वह समुदाय कहलाता है। आगे देखेंगे, समुदाय की विशेषताएं हैं, देखेंगे जो कुछ इस प्रकार है। सामुदायिक भावनाएं। सामुदायिक भावना ही समुदाय की नींव है। जो सामुदायिक भावना है वो समुदाय की नींव है। समुदाय के सदस्य अपने हितों की पूर्ति के लिए ही नहीं सोचते, बल्कि वह समुदाय के जो लोग हैं उनका भी ध्यान रखते हैं। समुदायिक भावना में बताया गया है कि लोग समुदाय में रहते हैं वह अपने हित की पूर्ति के लिए नहीं सोचते, बल्कि वहाँ के जो लोग हैं उनका भी ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट है हम की भावना। समुदाय में रहने वाले लोगों में हम की भावना निहित होती है। जो लोग समुदाय में रहते हैं उनमें हम की भावना निहित होती है। हम भी अपना दायित्व तथा निर्भरता की भावना समुदाय के सभी सदस्यों के सूत्र में बांधने में सहायता कर देती है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता देखेंगे। सामान्य जीवन में जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुदाय में आत्मनिर्भरता पाई जाती है। प्राचीन समाज में समुदाय काफ़ी सीमा तक आत्मनिर्भर रहते हैं, परंतु आज भी यह विशेषता प्रायः समाप्त हो गई है। जो आत्मनिर्भरता है उसमें बताया गया है कि समाज की आवश्यकता की पूर्ति के लिए समाज में आत्मनिर्भरता पाई जाती है, परंतु यह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। आगे देखेंगे, विशिष्ट नाम है, देखेंगे। प्रत्येक समुदाय का कोई ना कोई अवश्य होता है। इस नाम के आकरण की समुदाय की एकता को जन्म देता है और समुदाय का नाम ही व्यक्तियों के अपनेपन की भावना को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट देखेंगे, सामान्य नियम क्या है। सामान्य नियम देखेंगे। समुदाय की प्रमुख विशेषता यह है कि समुदाय के समस्त सदस्यों के व्यवहार सामान्य नियमों को नियंत्रित होते हैं। जब भी सभी व्यक्ति सामान्य नियमों के अंतर्गत आते हैं तब उनकी समानता की भावना का विकास होता है और वह अपने समुदाय को पारस्परिक सहयोग की वृद्धि होती है। आगे देखेंगे, सामान्य जीवन देखेंगे। प्रत्येक समुदाय में रहने वाले सदस्यों को रहन सहन, भोजन और धर्म काफ़ी सीमा तक समान होते हैं। समुदाय का कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं होता है। समुदाय के सदस्य अपने सामान्य जीवन का समुदाय में व्यतीत करते हैं। जो सामान्य जीवन है उसमें बताया गया है कि सदस्यों में रहन सहन, भोजन और धर्म काफ़ी सीमा तक समान होते हैं और समुदाय का कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं होता है और समुदाय में अपने सामान्य जीवन में ही अपना वह सामान्य जीवन ही व्यतीत कर देते हैं समुदाय में। आगे, थैंक यू।